हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे जो अपनी तैयारियाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। मैं हूँ वैदिक सर और आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर कराता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी जितनी भी न्यूज़ हैं उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक पॉइंट हैं वो सारे स्टैटिक पॉइंट समझते जाएँगे, ठीक है? और वो कोई ऐसा प्रश्न आया है जिससे प्रीवियस ईयर में कभी कोई प्रश्न पूछा गया है, तो उसको भी देखेंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से चीज़ों को देखते चलेंगे। मैप की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैप भी हमने लगाया है और इसके बाद इसके सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन सेशन इसी से संबंधित। स्टैटिक और जीके जीएस का सामान्य ज्ञान का मैंने विशेष ध्यान रखा है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी टाइमलाइन बनती है, कोई सन है, उनको याद कराने के विशेष तरीके दे रखे हैं मैंने, ट्रिक से समझा के सारी चीज़ों को समझ रखा है, उनके पीछे की कहानियाँ समझ रखी हैं, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें नई, बहुत सारी चीज़ें सामान्य ज्ञान की, बहुत सारी चीज़ पेपर के लिए, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे। रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है टाइम्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल, ठीक है? किसने विमोचन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कब किया? 12 अगस्त 2026 को किया है। टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा है, ठीक है? भारत के ये 14वें राष्ट्रपति रहे। कौन से रहे? 14वें। वर्तमान में कौन से चल रहे हैं? वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति चल रही हैं, ठीक है? कौन? द्रौपदी मुर्मू जी चल रही हैं। इनका कार्यकाल कब रहा? 2017 से 2022। अब खासकर उत्तर प्रदेश से रहने वाले लोगों के लिए इस चीज़ को याद करने के लिए 17 से 22 तक क्या है? 17 से 22 तक ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पहला कार्यकाल था। कौन-सा? पहला एज़ ए सीएम कार्यकाल था, ठीक है? तो इसी से कनेक्ट करके इसको भी याद कर लेंगे। जन्म कब हुआ? 1945 में जन्म हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? इनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, ठीक है? जन्म स्थान क्या है? पर्रों के जन्म स्थान है, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। पेशे से ये वकील हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और वे भारत के उन राष्ट्रपतियों में उन राष्ट्रपतियों में शामिल हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको याद हो रही होंगी, ये चीज़ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ बात राष्ट्रपति की हुई है, तो हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए करंट अफेयर को सॉरी राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति जो पद है वो पॉलिटी से है और पॉलिटी में जो आर्टिकल हैं उनको समझ लेते हैं। इनको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि जो हमारा संविधान है, संविधान में राष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है, ठीक है? तो संविधान कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है? 22 भागों में यानी कि 22 भाग या 22 अध्याय, ठीक है? अगर आपको भाग समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी बुक के जैसे अध्याय होते हैं, ऐसे हमारे संविधान में क्या है? 22 भाग हैं, ठीक है? तो कौन से भाग में? भाग 5 में। भाग 5 या अध्याय 5 में हमने किसकी बात की है? राष्ट्रपति की बात की है। राष्ट्रपति की बात की है, ठीक है? तो उसी भाग 5 में कहाँ से? 52 में क्या है? 52 से भाग 5 शुरू होता है, आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है? 53 क्या है? 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 क्या कहता है? 54 जो कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? सॉरी राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाए ये 1 सेकंड। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 55 किसके बारे में? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में है, ठीक है? अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल है। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन-कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा
और राज्यों की विधानसभा, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, ठीक है? इनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। ये सारी चीजें आप रिवीजन कर लेंगे, आपने अगर पहले से पढ़ी हुई हैं। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ठीक है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता 57 में है, ठीक है? 58 में क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता। देखो, अगर आपको याद होने में कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले ये वाले दो याद करो, ठीक है? उसके बाद अगले दो जो किसके लिए? निर्वाचन के लिए हैं, ठीक है? उसका 56 और 57 में क्या है? कार्यकाल और पात्रता है। दो दो करके आप 6 याद हो गए आपको, ठीक है? 58 में क्या है? योग्यताएं। और योग्यता के बाद हम अपनी शर्तें रखेंगे राष्ट्रपति जी के लिए कि हमारी क्या शर्तें होंगी, ठीक है? 60 में क्या है? शपथ है। 61 में क्या है? महाभियोग है, ठीक है? आपको सारे के सारे ये सारे अनुच्छेद याद हो गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अब योग्यताओं की बात हुई है तो योग्यताएं देख लेते हैं। भारत का नागरिक होंगे, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। अब रामनाथ कोविंद जी कौन से? 14वें हैं। 15वें कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब एक बार क्रम को भी देख लेते हैं कौन कौन कब रहे हैं। तो देखो, इसमें आप याद कर लो। तो सबसे पहले इधर से याद करते हैं ऊपर को। तो सब अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी भी थे, जो प्रणब दा के नाम से फेमस थे। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे। यहाँ तक कि मुझे लगता है ज़्यादातर सभी बच्चों को याद होंगे, ठीक है? इसके बाद अब आते हैं ऊपर से देखते हैं एक बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबको याद होंगे। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, पहले। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके बाद वीवी गिरी साहब, ठीक है। ये चार। और इसके बाद फरक अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। इसका ज्ञानी जेल सिंह सबको याद होंगे। ज्ञानी जेल सिंह पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। किसका किया था? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति को सबको पता है 3 प्रकार की वीटो ली हुई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वीटो पावर है, ठीक है। जिसमें से एक क्या है? जिसमें से एक जेबी वीटो है। जिसमें से एक क्या है? जेबी वीटो है, ठीक है। जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? या पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। अब इसके बाद कौन से रह गए? 3 रह गए। 3 कौन से? आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ठीक है। तो इन तीनों को याद कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो अगली न्यूज निकली है वो निकली है पुडुचेरी से। पुडुचेरी से क्या निकली है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया है। अब प्रेसिडेंट कलर्स की बात हुई है तो इसको एक बार देख लेते हैं ये क्या है। यह किसी पुलिस, सैन्य या अन्य अनुशासित बल को उसकी दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। पुडुचेरी की बात हुई तो पुडुचेरी को भी देख लेते हैं क्या है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अभी मैंने बताया दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। इसके 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं। जैसे पुडुचेरी है, कराईकल है, माहे है, यनम है, ठीक है। इनको याद कर लेंगे। जिनको याद नहीं है, जिनको याद है वो रिवीजन कर लें। इसके आसपास के जो राज्य हैं, पुडुचेरी कहाँ पे? तमिलनाडु के पास में। कराईकल तमिलनाडु के पास में। माहे आपका केरल में है। और जो यनम है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, मैप में ये सब कहाँ पे? यनम आपका आंध्र प्रदेश में, ये रहा, ठीक है। आपको पेन दिख रहा होगा। यनम आपका ये रहा, ठीक है। माहे आपका केरल में है, ये रहा। पुडुचेरी आपका तमिलनाडु में और कराईकल तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रहेगी।
पुडुचेरी लंबे समय तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। अब अगर यहाँ प्रश्न अगर एग्जामिनर कोई प्रश्न पूछ सकता है तो वो क्या पूछ सकता है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के 4 भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो कौन सा राज्य हो सकता है वो? पुडुचेरी हो सकता है। काफ़ी सस्ता प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला जो न्यूज जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 3 कांस्य और 4 पदक, कुल मिला के 4 पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 का आयोजन बुखारेस्ट में हुआ है। भारत के छात्रों ने इसमें भाग लिया और भारत में अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड के लिए चयन प्रक्रिया पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड से जुड़ी है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको एक बार समझेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड के लिए चयन प्रक्रिया पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड से जुड़ी हुई है। अब पूछ सकता है यहाँ पे कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड के से चयन प्रक्रिया के लिए भारत में क्या प्रक्रिया है? तो भारत में क्या प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया? पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड प्रक्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड्स को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर बात भाषा विज्ञान की हुई है तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो भाषा विज्ञान यानी कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। इसके मुख्य अध्ययन क्या होता है? ध्वनि का, शब्द का, वाक्य का, अर्थ का, भाषा की संरचना और भाषाओं की तुलना। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। पूछ सकता है आपसे पेपर। 2026 में इसका 23वां संस्करण हुआ है। अगर वो टफ से टफ बनाने की कोशिश करेगा तो आपसे यही पूछ सकता है इसका कौन सा संस्करण हुआ है। तो 23वां हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बुखारेस्ट, रोमानिया। आजकल पेपर में कहाँ हुआ ये पूछना बहुत आम हो गया। ये एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आजकल वो उसका संस्करण पूछता है, कौन सा संस्करण है, कहाँ पे कब स्थापना हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक ओलंपियाडों में शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक ओलंपियाडों में शामिल है। भारत के बारे में बात करें तो भारत में इससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता कौन सी होती है? पाणिनि भाषा विज्ञान ओलंपियाड प्रतियोगिता होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। ठीक है, अब रोमानिया की बात हुई है तो राजधानी कौन सी है रोमानिया की? बुखारेस्ट इसकी राजधानी है। ठीक है, मुद्रा कौन सी है? ल्यू, रोमानियाई ल्यू इसकी मुद्रा है। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप में है। समुद्र कौन सा? डार्क सी, गया काला सागर। ठीक है, प्रमुख नदी कौन सी है? डैन्यूब। प्रमुख नदी कौन सी है? डैन्यूब है। पड़ोसी देश की बात करें तो यूक्रेन, मोल्दोवा, बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी ये इसके पड़ोसी देश हैं। रोमानिया की राजधानी कौन सी है? बुखारेस्ट है। ल्यू रोमानिया इसका मुद्रा है। काला सागर। ठीक है, डैन्यूब इसकी नदी है। प्रमुख नदी कौन सी है? डैन्यूब। ठीक है, तो देख लेते हैं। ब्लैक सी ये रहा, ये इसकी राजधानी है बुल्गारिया के। ठीक है, ये सर्बिया है, ये हंगरी है, ये स्लोवाकिया है। ठीक है, ये यूक्रेन है, ये मोल्डोवा है। ठीक है, ये टर्की है। टर्की के आप टर्की से कनेक्ट कर पा रहे होंगे रोमानिया को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज। तमिलनाडु के बी.ओ. चिदम्बरा चिदम्बरनार बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना, जिसे स्कोप टू उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली है। अब जान लेते हैं बंदरगाह के बारे में। स्थान कहाँ पे है ये बंदरगाह? ये थुथुकुडी तमिलनाडु में है। ठीक है, पुराना नाम क्या था? तूतीकोरियन पोर्ट। तूतीकोरियन पोर्ट। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो इसका नाम है वो बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले के नाम पे रखा गया है। बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले कौन है? इनका पूरा नाम है बिल्ली नायगम ओलगनाथन चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, उपनाम क्या है? कप्पालोट्य तमीजन इनका उपनाम है। उन्होंने स्थापित की स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी किसने स्थापित की? तो चिदम्बरम पिल्ले ने इसको स्थापित किया। इनका उद्देश्य था ब्रिटिश जहाजरानी कंपनियों को भारतीय स्वदेशी विकल्प देना
था। स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 को समझ लेते हैं। तो देखो स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 ये तीनों ही तीनों जो टर्म हैं ये उत्सर्जन से संबंधित हैं। तो देखते हैं स्कोप 1 में क्या है। संस्था द्वारा सीधे उत्पन्न उत्सर्जन, उदाहरण अपने वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, ठीक है, ये स्कोप 1 में आता है। स्कोप 2 में क्या आता है, खरीदी गई बिजली, ऊर्जा के उत्पादन से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष उत्सर्जन, ये स्कोप 2 में आता है। स्कोप 3 में क्या आता है, स्कोप 3 में जो आता है वो पूरी मूल्य श्रृंखला से जुड़े अन्य अप्रत्यक्ष उत्सर्जन स्कोप 3 में आते हैं। ISO 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, ऊर्जा की बर्बादी घटाना और ऊर्जा प्रदर्शन सुधारना। ठीक है, ये चीज आपके ध्यान रहेगी। पूछ सकता है कि ISO 5001 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है? ऊर्जा प्रबंध प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक, ऊर्जा प्रबंध प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये। ठीक है, यह पूछ सकता है ऊर्जा प्रबंध प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो ISO 5001। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता घटाना, ऊर्जा की बर्बादी घटाना और ऊर्जा प्रदर्शन सुधारना। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है, हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आज भी कर लेते हैं। भारत सरकार ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने के प्रयासों के बीच राज्य की 27 भौगोलिक जगहों के नाम को आधिकारिक मानचित्र पर मानकीकृत किया है। इसमें पर्वत क्षेत्र, दर्रे, जल निकाय, अन्य भौगोलिक ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल नक्शे का विषय नहीं है, यह जुड़ा है भूगोल से, ज्योग्राफी से, सीमा विवाद से, मानचित्रण से, कूटनीति और राष्ट्रीय संप्रभुत्ता से। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश को समझ लेते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है। राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला। 20 फरवरी को भी ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी 1987 को। पहले इसका नाम क्या था? पहले था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि नेफा, NEFA। सीमाएं किससे मिलती हैं? तो इसकी 3 राज्यों से सीमा मिलती है, चीन, भूटान, म्यांमार से। भारतीय सीमा की बात करें तो असम और नागालैंड राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं। प्रमुख नदियों की बात करें इसकी, तो प्रमुख जो नदियां हैं वो सियांग, तिब्बत में इसका ऊपरी भाग यालुंग यालुंग सांगपो कहलाता है। भारत में प्रवेश करने पर सियांग या ध्यांग कहा जाता है। आगे दिबांग और लोहित से मिलकर यह ब्रह्मपुत्र बनती है। तो ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? सियांग कहते हैं। अभी हाल ही में सियांग नदी पर ही एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होने वाला किस पे? सियांग नदी पे होने वाला है। अब इसकी प्रमुख नदियां सियांग हैं। ठीक है, सियांग, अरुणाचल प्रदेश में जो अन्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, कौमेंग, तिरप, ये अन्य अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नाम दफा और मॉलिंग। ठीक है, जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? मॉलिंग और नाम दफा। ठीक है, ध्यान रहेगा। आइए आगे देखते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नाम दफा एक टाइगर रिजर्व है, पक्के और कमलांग, पक्के और कमलांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है? ईटानगर का नाम ईटा किला, अब अगर प्रीवियस ईयर की बात करें 2025 के यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश, उसकी राजधानी और 2 राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक तथ्य पूछा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से ही निकल के आते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है 10 अगस्त 2026 को पश्चिमी कोलंबिया में सैन जोस डेल पाल्मार के पास 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। ठीक है, तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश में भूकंप आया, तो आप बताएंगे पश्चिमी कोलंबिया में सैन जोस डेल पाल्मार के पास आया। ठीक, केंद्र के बारे में समझ लेते हैं, या अधिकेंद्र ये क्या होता है? ये पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहाँ भूकंपी ऊर्जा मुक्त होती है, जहाँ से भूकंपी ऊर्जा मुक्त होती है। अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है। ठीक है, भूकंप क्यों आते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो ये टेक टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आता है।
प्लेटों की गति से चट्टानों में तनाव जमा होता है और अचानक ऊर्जा मुक्त होने से भूकंप उत्पन्न होता है। ये चीज आपके समझ में आ गई हो गई। माप क्या है? आज बड़े भूकंप की तीव्रता के लिए मुख्यतः मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसका? मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का प्रयोग किया जाता है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी है वो बोगोटा है। मुद्रा कोलंबियाई पैसो है। महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। ठीक है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तर में कैरिबियन सागर है। उत्तर में कौन सा? कैरिबियन सागर है। पड़ोसी देश की बात करें तो पनामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर इसके पड़ोसी देश हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वतमाला है और कोलंबिया से होकर ही गुजरती है। अब जब एंडीज पर्वतमाला की बात हुई है तो जान लेते हैं एंडीज पर्वतमाला के बारे में भी। एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश हैं वो? एक वेनेजुएला है आपका, ठीक है, कोलंबिया है आपका, ठीक है, इक्वाडोर है आपका, ठीक है, पेरू है, ठीक है, पेरू के बाद आपका बोलीविया है, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। ये 7 देश हैं जहां से एंडीज पर्वतमाला निकलती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक बार मैप में भी। तो कहाँ कहाँ से? वेनेजुएला से, ठीक है, वेनेजुएला में इसका थोड़ा सा पार्ट है, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, ठीक है, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है। ये यहाँ से एंडीज पर्वतमाला निकलती है, ठीक है। चिली अर्जेंटीना में इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में ही स्थित है। एको कांगुआ, क्या नाम है? एकाका एंकाका गुआ, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 6,961 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो टिटिकाका झील, टिटिकाका झील यह दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से नौगम्य झील है। यह दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से नौगम्य झील है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? ये पेरू और बोलिविया की ये सीमा है, इस पे स्थित है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, टिटिकाका झील। और क्या? और है एंकाकागुआ, एंकाकागुआ पर्वत, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे कि एंडीज में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा? कोटोपैक्सी। और सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो, ओजोस डेल सालाडो, ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे स्थित है? ये आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे स्थित है। ये भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से दक्षिण अमेरिका जो है वो विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अमेजन रिवर भी आपकी यहीं बहती है, ठीक है, अमेजन रिवर भी आपकी यहीं से बहती है। ये आप देख पा रहे होंगे मैप में। अभी ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी अमेजन रिवर बह रही है, ठीक है, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। तो आपको आपको अमेजन रिवर आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विभिन्न परिस्थितियों समान आकांक्षाएं विषय के साथ मनाया गया। इसकी विषय क्या है? डिफरेंट
कॉन्सेप्ट, कॉमन एस्पिरेशन, ठीक है। स्टैटिक जीके से क्या है, तारीख 12 अगस्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इसको घोषित किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2000 में मनाया गया। उद्देश्य क्या है, युवाओं की समस्या और उनके योगदान के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। 2026 का मुख्य विचार क्या है, अलग अलग देशों में युवाओं की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, उनकी मूल आकांक्षाएं समान है। उनकी क्या है, अच्छी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान, अवसर, निर्णय लेने में भागीदारी और बेहतर भविष्य, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। हाथी दिवस का उद्देश्य क्या है, हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। प्रमुख खतरे क्या हैं, आवासों का नुकसान, मानव हाथी संघर्ष, अवैध शिकार और हाथी दांत का अवैध व्यापार, ये हमारे लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। बैटरी वन मगल योजना, बैटरी वन मगल योजना, तो ये किसने शुरू की है, ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिलाओं को ड्रोन, कृषि ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर देने के लिए इसका आयोजन, ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर कृषि ड्रोन की बात हुई तो कृषि ड्रोन को समझ लेते हैं। तो कृषि ड्रोन का प्रयोग किस कहाँ कहाँ पे होता है कृषि में, कीटनाशक छिड़काव के लिए, उर्वरक छिड़काव के लिए, फसल निगरानी के लिए, रोग पहचान के लिए, खतरे का मानचित्रण के लिए, फसल स्वास्थ्य का आंकलन की सटीक कृषि के लिए इसका प्रयोग होता है। संबंधित पहल की बात करें तो नमो ड्रोन दीदी एक पहल चलाई जा रही है इसी के संबंध में। इसका संबंध ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन आधारित कृषि की सेवाओं से जोड़ने से है, ठीक है। कृषि ड्रोन की बात करें तो यह तकनीक और सटीक कृषि के लिए है। नमो ड्रोन दीदी की बात करें तो महिला सशक्तिकरण और कृषि ड्रोन का एक विशेष उदाहरण है, ठीक है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक की बात करें तो इसके बारे में पहले भी हमने बात की, अब फिर से बात कर लेते हैं। तो संसद ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित किया है, जिसका उद्देश्य पुराने 1851 के कानून को आधुनिक बनाकर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को न्यायालय के साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था को स्पष्ट करना है। टाइमलाइन क्या है, 1891 पुराना बैंकर्स बुक्स एविडेंस कानून के स्थान पर 3 अगस्त 2026 को नया विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में पारित किया गया। 10 अगस्त 2026 को राज्यसभा में पारित हो गया है। विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, 1851 में इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, डिजिटल लेन देन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी। आज क्या है, आज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, डिजिटल लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ऑनलाइन लेन देन है। इन सब व्यवस्थाओं के होने के बावजूद अब आज की ये समय की मांग है कि कानून में बदलाव होना चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए कानून को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाना जरूरी है। कानून होता ही इसीलिए है कि जो आधुनिक तकनीक पे के अकॉर्डिंग होना, ठीक है। आगे देखते हैं, 1851 में पुराना कानून आया, 2026 में नया आधुनिक विधेयक आया है। नीरगुंडा का वीर गल्लू, नीरगुंडा का वीर गल्लू, ये एक न्यूज निकल के आई है हाल ही में। कर्नाटक के अरसीकेरे तालुक के नीरगुंडा गांव में, नीरगुंडा गांव में 12वीं शताब्दी का एक वीर गल्लू खोजे जाने की कारण चर्चा में है, यानी कि हीरो स्टोन। वीर गल्लू का मतलब क्या है, हीरो स्टोन। इस प्राचीन कन्नड़ शिलालेख से होयसल राजवंश की प्रसिद्ध शासक विष्णुवर्धन की मृत्यु की तिथि से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो होयसल राजवंश यहाँ पे चर्चा में फिर से आ गया है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, लेकिन बीरगल्लू और होयसल राजवंश से जुड़े स्ट्रेटेजिक जी के अत्यंत महत्वपूर्ण, इनको समझ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले बीरगल्लू को समझो, ये क्या है। बीरगल्लू का मतलब है वीर स्मारक पत्थर, हीरो स्टोन, किसी व्यक्ति की वीरता युद्ध बलिदान की स्मृति में स्थापित पत्थर, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, इसमें युद्ध का दृश्य होता है, वीर व्यक्ति होता है, धार्मिक प्रतीक होते हैं, शिलालेख होते हैं और व्यक्ति की उपलब्धियां होती हैं। होयसल राजवंश क्या है, काल। होयसल राजवंश के काल की बात करें तो लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसका काल रहा। मुख्य क्षेत्र क्या है, कर्नाटक में ये रहा। प्रमुख राजधानी द्वार समुद्र और हले वीडू रही, ठीक है। प्रमुख शासक कौन कौन रहे, तो प्रमुख शासक इसके विष्णुवर्धन, बल्लाल द्वितीय और वीर बल्लाल तृतीय रहे, ठीक है।
तो आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे हौसल राजवंश को। आपसे ये भी पूछ सकता है, कहीं का भी एग्जाम हो, चाहे यूपी, राजस्थान, एमपी, कहीं का भी हो, पूछ सकता है हौसल राजवंश का संबंध कहाँ से है। ठीक है, तो इसका संबंध कहाँ से? कर्नाटक से इसका संबंध है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। आइए आगे देखते हैं। और प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वेल्लूर का मंदिर, ठीक है, चैन केसम मंदिर, हलेबीडु मंदिर, हॉयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरम, ठीक है, केशव मंदिर। वास्तुकला, हॉयसल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थी, ये ताराकार सितारा आकार की योजना है, साबुन पत्थर, अत्यंत बारीक नक्काशी और मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा है। इसका फोटो लगाने को मुझे याद भूल गया, और फोटो होती है आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से मैं समझा पाता। आइए आगे देखते हैं। अमेरिका का रू आप इसके सामने एक फोटो गूगल से निकाल के देख लेना, ठीक है, हॉयसल वंश से उनकी वास्तुकला के बारे में। आइए आगे देखते हैं। अमेरिका और रूस का ईरान प्रतिबंध विधेयक, ठीक है, अमेरिका की सीनेट में लिंडसे ओ ग्राहम द्वारा समर्थित रूस ईरान प्रतिबंध विधेयक पारित किया, इसमें जिसमें रूस ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अधिकतम 100% तक का शुल्क लगाने की राष्ट्रपति को शक्ति देने का प्रावधान है। ठीक है, तो सीनेट से पारित विधेयक को कानून बनने के लिए आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लो वहाँ की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले अमेरिका को समझ लेते हैं। तो राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। शासन प्रणाली संघीय गणराज्य है। ठीक है, पूछ सकता है जब आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करें तो इसके लिए। विधायिका कैसी है? कांग्रेस है। ठीक है, विधायिका कैसी है? कांग्रेस है। कांग्रेस के दो सदन है, ठीक है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। अब यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ संसद है। हमारे यहाँ क्या है? संसद है। संसद के कितने कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। ठीक है, संसद के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, वहां पे कितने? 2 हैं। सीनेट है, प्रतिनिधि सभा है। सीनेट में क्या होता है? यहाँ की सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे उस राज्य की जनसंख्या कितनी भी रही हो, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो, इससे मैटर नहीं करते। प्रत्येक राज्य से कितने आएंगे? 2 सदस्य चुन के आएंगे। प्रतिनिधि सभा में क्या होता है? प्रतिनिधि सभा में क्या होता है? ठीक है, इसमें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर लोग चुन के आते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर लोग चुन के आते हैं। ये प्रतिनिधि सभा है। तो अभी किसने पास किया? अभी ये सीनेट ने पास किया है। सीनेट के पास करने के बाद ये प्रतिनिधि सभा के पास जाएगा, और प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा, और ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के 2 सीनेटर होते हैं। जो सीनेट में हर राज्य से 2 व्यक्ति चुन के आते हैं, उन्हें सीनेटर कहा जाता है। कुल मिला के 100 सीनेटर होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रूस के बारे में समझते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। महाद्वीप यूरोप और एशिया में, महाद्वीप में ये स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा देश है। प्रमुख संसाधन क्या है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज इसके प्रमुख संसाधन हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा ईरानी रियाल है। पश्चिमी एशिया में ये स्थित है। प्रमुख समुद्री क्षेत्रों की बात करें तो फारस की खाड़ी, ठीक है, इसके अलावा ओमान की खाड़ी, ठीक है, यहीं पे स्थित है। और हाल ही में जो चर्चा में है, हॉर्मुज जल डमरू, वो भी यहीं पे स्थित है। भारत और रूस के संबंध के बारे में बात करें तो प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तेल के क्षेत्र में, तथा इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, व्यापार, कूटनीति के क्षेत्र में हमारे रूस से संबंध है, अच्छे संबंध हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्द की बात करें तो देखो, टैरिफ और प्रतिबंध दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आयातित वस्तुओं पर लगाया गया शुल्क क्या होता है? टैरिफ होता है। किसी देश संस्था के साथ व्यापार, वित्त एवं आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण, ये क्या होता है? ये प्रतिबंध होता है। दोनों टर्मों को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ कुछ संस्थाएं और संगठन की बात है, तो इनको देख लें। संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए है। ISO, इसका मुख्यालय जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मानक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इसका वार्षिक आयोजन होता है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में।
भारत का राष्ट्रीय मानचित्रण संगठन है। बंदरगाह मंत्रालय नई दिल्ली में प्रमुख बंदरगाहों के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय है। अब 30 सुपर इम्पोर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 17 से 22 तक था। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में होता है। ठीक है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी 4 राज्यों से मिलकर बना है: यनम, माहे, कराईकल, पुडुचेरी। बीओ चंद चिदन दम दम्बरनार, क्या नाम है, बीओ चिंद वरनार बंदरगाह कहाँ पे? थूथुकुडी में है। कहाँ पे? थूथुकुडी में है। बीओसी चिदम्बर पिल्ले को कप्पालोट्टिय तमिजन कहा जाता है। कैसे कैसे नाम है। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना बीओसी ने की थी। किसने की थी? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? बीओसी ने की थी। स्टीम, आपने स्टीमर सुना होगा, ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हो स्टीम को। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने की थी? बीओसी ने की थी। किसने? बीओसी चिदम्बरम 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 ने की थी। किसने? बीओसी चिदम्बरम ने की थी। किस लिए की थी? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जल निकाय प्रणाली थी, वहां पे अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए। स्कोप 2 क्या है? स्कोप 2 का अर्थ है उत्सर्जन खरीदी गई ऊर्जा से जुड़े अप्रत्यक्ष उत्सर्जन से। ये पूछ सकता है। स्कोप 2 का मतलब क्या है? उत्सर्जन खरीदी गई ऊर्जा से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष उत्सर्जन से। आईएसओ 5001 ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? ईटानगर में। ईटानगर का नाम किससे रखा गया? ईटा किले से जुड़ा हुआ। किससे? ईटा किले से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन से? नामदफा और मॉलिंग। नामदफा और मॉलिंग। ठीक है। सियांग, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ पे? बोगोटा है। कोलंबिया की मुद्रा का है पैसो है। कोलंबिया की सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में समान आकांक्षाएं। ये युवा दिवस की थीम है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड का पहला आयोजन 2003 में किया गया था। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड का 23वां संस्करण मनाया गया। इसका आयोजन बुखारेस्ट, रोमानिया में किया गया। कहाँ पे किया गया? बुखारेस्ट, रोमानिया में किया गया है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस का पुराना कानून 1891 का था। वीर गल्लू का अर्थ है वीर स्मारक पत्थर। क्या है? वीर स्मारक पत्थर। हॉयसल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी कि ताराकार योजना और बारीक नक्काशी है। क्या है? ताराकार योजना और बारीक नक्काशी है। रूस ईरान विधेयक में 100% तक संभावित शुल्क का प्रावधान है। भारत पर तत्काल 100% शुल्क लागू नहीं हुआ है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। अब यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज बता दी। अब इससे संबंध में कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, उनके जवाब आपको देने हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? बताइए कौन से थे? 14वें राष्ट्रपति थे। आइए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट्स कलर्स मुख्यतः किसे प्रदान किया जाता है? किसे प्रदान किया जाता है बताओ? डिसिप्लिन फोर्स को प्रदान किया जाता है। हाल ही में किसको प्रदान किया गया? पुडुचेरी को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं। आगे इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है बताओ? ये बुचारेस्ट में हुआ है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रोमानिया में। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। स्कोप 2 एमिनेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो खरीदी गई ऊर्जा के उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल प्रदेश किससे लगती है? तो आपकी चाइना, भूटान, म्यांमार, इनसे लगती है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे, सॉरी, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? कि विषम परिस्थितियों में भी समान आकांक्षाएं। ठीक है। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। एलिफेंट डे। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोगाटा इसकी राजधानी है। ठीक है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट किस वर्ष बनाया गया? किस वर्ष का था? तो 1891 का था। आइए आगे देखते हैं। नीरगुंडा वीरगुल्ला किस राजवंश से संबंधित है? तो नीरगुंडा वीरागल्लू ये किससे संबंधित है? ये हॉयसाल से संबंधित है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
नीरगुंडा वीर गल्लू किस शासक की मृत्यु की तारीख के संबंध में महत्वपूर्ण है? तो किसकी तारीख के विष्णुवर्धन की मृत्यु के संबंध में महत्वपूर्ण है। होयसाल की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी है? तो होयसाल की प्रसिद्ध राजधानी बताओ कौन सी है? तो ये हाले बिंदु इसकी प्रसिद्ध राजधानी है। आइए आगे देखते हैं। वैत्री वैना मंगल किस क्षेत्र से संबंधित है? बताओ ये किससे संबंधित है? वैत्री वैना मंगल, तो ये किससे संबंधित है? ये वुमेन फार्मर्स एंड ड्रोन से संबंधित है। और किस राज्य ने ये योजना घोषित की है? तो ये तमिलनाडु ने घोषित की है। किसने? तमिलनाडु ने घोषित की है। आइए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है? तो इसकी क्या है? डिफरेंट कॉन्टेक्ट कॉमन एस्पिरेशन। ठीक है, ये इसकी थीम है। कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है। ISO 50001 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये एनर्जी मैनेजमेंट से संबंधित है। किससे? एनर्जी मैनेजमेंट से संबंधित है। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड किस विषय पर आधारित है? बताओ किस पे आधारित है? तो लिंग्विस्टिक्स पे आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना? तो अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य कब बना? 1987 में अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना। ठीक है। रसिया ईरान सैंक्शंस बिल को यूएस सेनेट ने कितने वोट से पारित किया है? तो बताओ कितने से किया है? ये 86-11 से सीनेट ने किया है। प्रत्येक सीनेट में कितने सीनेटर होते हैं? 2 होते हैं प्रत्येक राज्य से। ठीक है। अब इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्कोप 1 क्या है? डायरेक्ट एमिशन है। स्कोप 2 क्या है? परचेज एनर्जी रिलेटेड टू इनडायरेक्ट एमिशन है। स्कोप 3 क्या है? वैल्यू चेन एमिशंस है। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसमें ये तीनों ही सही है। तीनों ही सही है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कौन सा अरुणाचल प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में सही है? तो यह केवल चीन से सीमा साझा करता है। इसकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है? कौन सा सही है? कॉर्निकल ऑर्डर, तो बैंकर्स बुक एक्ट, बिल 2026 लोकसभा राज्यसभा, बिल 2026 लोकसभा पास, राज्यसभा पास है। राज्यसभा बिल इंट्रोडक्शन, लोकसभा, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बिल 2026 इंट्रोडक्शन, इसका लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। ये प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है कि कोई विधेयक किस तरीके से पास हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलंबिया के बारे में सही है? तो कोलंबिया के बारे में कौन सा सही है? कैपिटल बोगाटा है करेंसी, कोलंबियाई पैसो है, इट्स इट इज इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में है। इट हैज कैरिबियन एंड पैसिफिक कोस्टल लाइंस, तो इसके चारों ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। होरिसाल आर्किटेक्चर से सर्वाधिक संबंधित है, तो बताइए कौन सा संबंधित है? तो ये वेल्लूर वेल्लूर वेल्लूचेना केसवा, वेल्लूचेना केसवा। हीरो स्टोन का संदर्भ भारत में सबसे उचित अर्थ क्या है? तो इसका उचित अर्थ क्या है? वीर गति को प्राप्त योद्धा की स्मृति पत्थर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मैच्ड पेयर है? तो कौन सा है बताओ? एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग रिकॉर्ड के एविडेंसी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलाइज करना। यूएस स्कीम, यूएस सीनेट द्वारा पारित रशियन ईरान लेजिस्लेशन के बारे में सही कथन क्या है? यह स्वतः इंटरनेशनल ट्रीटी बन जाएगा। यह सीनेट बिल है जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस आगे, यह सीनेट बिल है और लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस आगे भी आवश्यक है। इसे यूएन में इसने पारित किया है, यह भारत का कानून है। तो अभी इसको सीनेट ने पास कर दिया है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए अभी ये भी प्रोसेस में है। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंट्स हाउस में अभी ये बाकी है पास होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 12 अगस्त से संबंधित दोनों ऑब्जर्वेशन को सही बताता है? तो बताइए क्या है? यूथ डे और एलिफेंट डे इसके लिए सही है। अब एक बार ये सारी चीज़ हमने कर ली हैं, आप अब एक बार रैपिड रिवीजन देख लेते हैं। तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, 27 तक रहे हैं। परम कानपुर में है, बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने क्या अपनी आत्मकथा का विमोचन करवाया है, और किसने किया? पीएम मोदी ने
किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पुडुचेरी पुलिस को क्या प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड मिला है? अमित शाह जी ने दिया है। 4 भौगोलिक इसके क्षेत्र हैं। IOL 2026 बुखारेस्ट में आयोजित किया गया। रोमानिया 23वां संस्करण हुआ। पहला कब हुआ? 2003 में हुआ था। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन में स्थित है, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के पास। पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह बना है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के पास, ईटानगर इसकी राजधानी है। चीन भूटान म्यांमार से सीमा साझा करता है। नामदफा मोलिंग इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और दिहांग और दिबांग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, कोलंबिया बोगोटा की इसकी राजधानी है। पैसो इसकी मुद्रा है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है। प्रशांत और कैरिबियन सागर से इसकी नेवी को सीमाएं लगती हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। हाथी दिवस मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस। युवा दिवस की क्या है? अलग अलग संदर्भ में समान आकांक्षाएं इसके थीम है। बेटी वन मगल महिला किसान कृषि डाउन, ठीक है, से संबंधित है। बैंकर्स बुक्स एविडेंस 1851 का कानून है। 2026 का नया कानून डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकॉर्ड से संबंधित है। हॉयसल कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है। वेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुरम, बीरगल्लू यानी वीर स्मृति स्थल है। ठीक है, ये इनकी वास्तुकला के प्रतीक हैं। ठीक है, लिंडसे ग्राहम विधेयक रूस ईरान से जो 100% तक संभावित शुल्क है, ठीक है, स्वतः ही 100% शुल्क लागू हो जाएगा, लागू नहीं है। ये किस पे आधारित होगा? ये राष्ट्रपति की इच्छा पे आधारित होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज करंट अफेयर में इतना ही। ठीक है, आपको सारी चीज़ याद रही होंगी, सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।